Hello friends, I'm your CPA friend ईश तनेजा। अभी जो फिलहाल के लिए जो टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मॉड्यूल 2 हम डिस्कस करेंगे, विच इज ऑन द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसमें जो हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो इंडियन अकाउंटिंग है और जो अमेरिकन अकाउंटिंग है उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, बट क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, हमें उनके स्ट्रक्चर को फॉलो करके एग्जाम पास कर पाएंगे तो ही हम बेटर है कि एग्जाम पास कर पाएंगे। अगर हम इंडियन स्टाइल में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि अमेरिकन टीचिंग स्टाइल इज मच डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन टीचिंग स्टाइल। तो और मैं जो आपको समझाने की बीच में कोशिश करूंगा वो अमेरिकन स्टाइल को समझ के, क्योंकि मैंने वो सीपीए कोर्स किया हुआ है एंड आई हैव ट्राइड टू अंडरस्टूड हाउ दे टीच, बिकॉज देयर टीचिंग मेथोडोलॉजी इज सर्टेनली डिफरेंट फ्रॉम द वे हम लोग जैसे इंडिया में अभी तक पढ़ते आए हैं। तो डिफरेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ऐसा डिफरेंट है जो इंडियन सिस्टम में नहीं है, जो वहां के सिस्टम में ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो चीज जो है वो वर्ड्स पे, अल्फाबेट्स पे याद कराने की कोशिश करते हैं, बार बार उसी अल्फाबेट को समझाएंगे, दोहराएंगे और उस एब्रीविएशन से वो आपको कुछ एक चीज याद कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सीपीए का एग्जाम में जो हमारा फोकस है वो आपको एग्जाम पास कराने का फोकस है। इसके अंदर डिटेल्ड नॉलेज के लिए यू विल हैव टू स्पेंड मोर टाइम, बट अगर आपका एग्जाम पास हो गया, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो गया। सो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो अमेरिकन स्टाइल में ही पढ़ाने की कोशिश आपको ज्यादा करूंगा। So let's move from this chapter. So first of all, this chapter talks about the income statement and balance sheet. इसमें क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बजाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स अगर आप रिपीट याद करने की कोशिश करोगे तो उन्हीं वर्ड्स में से आपको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं, especially when you attempt those MCQs. तो क्योंकि ये थ्रूआउट बहुत सारी चीजें आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव अगेन बार बार वही होता है, बार बार उन वर्ड्स को सुनोगे, बार बार उन वर्ड्स को समझोगे, आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है, इसीलिए वो पर्पसली आपको जानबूझ के बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं। जैसे वो ये कहता है कि इनकम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। इनकम स्टेट का ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू को आइडेंटिफाई करना, डिस्क्लोज करना, एक्सपेंस को निकालना, एक्सपेंस को उसके आगे वर्कआउट करना, गेन्स एंड लॉसेस जो कि बिजनेस में होते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करना और उसको रिपोर्ट करना। एंड दिस इज द परफॉर्मेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक दिन की बात नहीं कर रहे हैं। स्पेसिफिक डे होगा तो वो बैलेंस शीट हो जाता है, अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं। द सेकंड पैरामीटर व्हिच इज इंपॉर्टेंट हियर इज, वो ये कहता है कि यूजेस क्या क्या है। अगर हम उसके बेनिफिट्स देखें तो हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी क्या इन्वेस्टमेंट पर्पस है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर क्या क्रेडिट है, क्या वो वर्दी है क्रेडिट के लिए, हम उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्रेडिट वर्थिनेस का मतलब है कि अगर मैं एक बैंकर हूं और मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, ये चीज मुझे उस इनकम स्टेटमेंट में ही नजर आएगी कि वो कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, ताकि मैं उसको समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको क्रेडिट दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। कुछ चीजें बहुत डिफरेंट है जो इंडिया में नहीं यूज होती हैं, जैसे हम लोग कभी इंडिया में अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को कभी भी बात नहीं करते। दिस इज अ न्यू टर्म व्हिच इज देयर ओनली इन द यूएस। अभी हमारे इंडिया में हम अनएक्सपायर्ड कॉस्ट को नहीं बोलते, बट लॉजिक क्या है, अनएक्सपायर्ड क्या है, ऐसी कॉस्ट जो कि हम एक्सपायर नहीं हुई है, समथिंग जिसको हम यूज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
वेयरएज एक्सपायर्ड हुई है जो खत्म हो चुकी है। जैसे हम बात कर रहे हैं टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर पीरियड, जो कि हम एलोकेट करेंगे इन अ सिस्टमैटिक एंड अ मेथोडोलॉजिकल मैनर, और हम उसको आगे चल के यूज कर पाएंगे और मैच कर पाएंगे अगेंस्ट द रेवेन्यू। सो ये हम अनएक्सपायर्ड को धीरे 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 एक्सपायर करेंगे। जैसे असेट्स हैं हमारे पास, पीपीएनडी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी तक हम इंडिया में एक वर्ड यूज करते थे फिक्स्ड असेट्स, अब वो वर्ड फिक्स्ड असेट्स नहीं है, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। जैसे उसमें कार आती है या बिल्डिंग आती है, अब मैं बिल्डिंग को यूज कर रहा हूँ, डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो मैं हर साल उसको एक्सपायर कर रहा हूँ, हर साल उसको खत्म कर रहा हूँ। सो वो एक मेरी अनएक्सपायर्ड कॉस्ट होगी जो मेरी बिल्डिंग की एसेट है, जो वो डेप्रिशिएट होता रहेगा तो वो हर साल उतना एक्सपायर होता रहेगा। ये इंडिया में कंसेप्ट नहीं है। सो जैसे अनएक्सपायर्ड में हमने बोला, अनएक्सपायर्ड देखेंगे ये सारे हमारे असेट्स हैं, इसमें एक तरफ इन्वेंट्री हो गया, अब हमने यूज कर लिया तो वो एक्सपायर हो गया, तो कॉस्ट ऑफ सीओजीएस आ गया। अगर मेरा प्रीपेड है वो यूज कर लिया तो इंश्योरेंस बन गया। अगर मेरे पास पीपीएनडी है उसको मैंने यूज कर लिया तो वो डेप्रिसिएशन हो गया। और अगर मेरे पास पेटेंट्स हैं तो मैंने उसको, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ टैंजिबल पे होता है, इनटैंजिबल पे अमोर्टाइजेशन होता है, अगर मैंने उसको यूज कर लिया तो वो अमोर्टाइज हो गया। तो ये एक नया कंसेप्ट है यूएस गैप का, जो हमें इंडियन गैप में इसके बारे में बात नहीं होती है। हम हमेशा असेट बोलते हैं, लेकिन यूएस गैप में उसको अनएक्सपायर्ड कॉस्ट भी बोला जाता है। उसके बाद हम दो कंसेप्ट और समझते हैं, वो है ग्रॉस वर्सेस नेट। अब ये जब से एक नया स्टैंडर्ड आया है इंडेस 115, जो कि IFRS 15 के ऊपर आधारित है, उसमें भी एक बहुत ही डिटेल में इस एक्सप्लेन किया गया है इस कंसेप्ट को कि ग्रॉस क्या है और नेट क्या है, और वही जो कंसेप्ट है वो हमारा यूएस गैप से ही डिराइव है। सो हम दो बातों की करते हैं, एक हो गया हमारा, क्योंकि हम यहाँ P&L की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक है ग्रॉस कंसेप्ट की जिसमें हमारे बिजनेस के नॉर्मल या ऑपरेटिंग बिजनेस जो है, मेरा जो नॉर्मल बिजनेस है वो हमेशा मैं ग्रॉस पे लेता हूँ, जिसपे रेवेन्यूज आते हैं ग्रॉस पे, एक्सपेंसेस आते हैं ग्रॉस पे। सो ग्रॉस रेवेन्यू ग्रॉस एक्सपेंस लेस करने के बाद मेरे पास एक नेट प्रॉफिट आता है। सो सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड हो गया, उसके बाद मेरे पास सेलिंग ओवरहेड्स हो गए या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हो गए, SG&A हो गए, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट आ गया वो नेट आ गया। सिमिलरली मेरे पास जो नॉन ऑपरेटिंग, अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ लिखा है नॉर्मल और ऑपरेटिंग, और यहाँ लिखा है नॉन ऑपरेटिंग। सो नॉर्मल या ऑपरेटिंग है वो हमेशा मेरा ग्रॉस पे है, और जो नॉन ऑपरेटिंग है वो हमेशा मेरा नेट पे रहता है। सो सपोज मेरे पास कोई ऐसा इवेंट है जो कि वन ऑफ है, तो वहां पर मैं उसको नेट बेसिस पे डिफाइन करता हूँ, लेकिन अगर मेरा नॉर्मल है या ऑपरेटिंग है तो मैं उसको ग्रॉस लेवल पे डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पर उसी को एक्सप्लेन किया गया था कि gains are reported at their net amounts which is proceeds less the book value। so जो मेरे पास पैसा आया लेस उसकी बुक वैल्यू से लेस किया, तो उसको मैं यहाँ पर नेट के बेसिस पे रिकॉर्ड करता हूँ। सिमिलरली जो मेरे पास सेल है असेट्स की, वो भी मैं उसी के बेसिस पे, नेट के बेसिस पे डिफाइन करता हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, तो मेरे पास जो नॉन इन्वेंट्री आइटम्स की अगर सेल होती है, या कोई असेट का राइट डाउन होता है, या असेट का राइट ऑफ्स होते हैं, वो सारे के सारे हम नेट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। उसमें से हम अलग से एक्सपेंसेस या अलग से बुक वैल्यू दिखाते नहीं है, वहां पर हम नेट बेसिस पे ही उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक नया इंपॉर्टेंट चेंज आया था, वो था कि जो मेरे पास कोई अनयूजुअल या इनफ्रीक्वेंट आइटम है, जिसको हम अपनी इंडियन भाषा में हम बोलते थे कि ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, वो आइटम अभी परमिटेड नहीं है। IFRS ने उसको हटा दिया कि वर्ड जो हम यूज करते थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उस वर्ड को अभी हम यूज नहीं करते हैं। सिमिलरली यूएस गैप में भी, चाहे वो U&I है
या यू और आई है। यू हेयर मीन्स अनयूजुअल एंड आई मीन्स इनफ्रीक्वेंट। अगर ये दोनों टाइप की आइटम्स हैं या एक है, इट डज नॉट मैटर, विच मीन्स कि हमें उसको अलग से नहीं दिखाना है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिव का पार्ट बनता है। एंड दिस इज मोर कमिंग फ्रॉम द IFRS पर्सपेक्टिव। अब हम बात करते हैं the important part की, which is part of the revenues, which is income coming from continuing operations। हमारा जो P&L है वो दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक है इनकम फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस एंड सेकंड है इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो ये है कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस हमारे जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस मैं आपको एज ए शेयर होल्डर बताऊं। डिसकंटिन्यूड अगर कोई ऑपरेशंस हैं तो उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सर ये वाला बिजनेस मेरा अभी चल नहीं रहा है, ये मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन कुछ अभी मैंने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, इन द स्टेज ऑफ डिस्पोजिशन हूँ, तो जैसे जैसे वो पैसा आएगा तो मैं इसको अपने बुक्स में से हटा दूंगा। तो ये आप इसको मिक्स मत करें, ये मेरा रनिंग बिजनेस है, ये मेरा डिसकंटिन्यू बिजनेस है। तो अगर मेरे पास ये नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा, ये नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर है तो दोनों को मुझे अलग से सेपरेटली क्लासिफाई करना है। अब इसमें दो स्टेप्स हैं, जैसे इसमें इसने बताया कि एक है ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। सो हम उसमें ऑपरेटिंग जो मेरे रेवेन्यूज आ रहे हैं या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग गेन्स एंड लॉसेस। सो जो ऑपरेटिंग है उसमें मेरे को ग्रॉस दिखाना है और जो नॉन ऑपरेटिंग है मेरे को सिर्फ उसमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है, तो यहाँ पर नेट हो गया। सो बेसिकली अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे तो वो मेरा ग्रॉस लेवल हो गया, और जो नीचे वाले की बात करेंगे ये मेरा नेट लेवल हो गया। और इन दोनों का सम जो मैथमेटिकली हम लोग बनाते हैं, ये सम जो है उन दोनों का सम इज माय कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। अब इसमें बड़ी कुछ चीजें जो कि अमेरिकन सिस्टम से ज्यादा जुड़ी हुई हैं, जो मैं जब यूएस में जब नहीं था तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो कुछ चीजें जब यूएस में गया तो समझ में आया कि यार ये चीजें बार बार क्यों कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है डेट फॉर फ्राइडे नाइट। अब फ्राइडे नाइट का क्या ऐसे लिंक है, वो मुझे नहीं समझ में आता था। और इसमें अमेरिकन जनरली जब बताता है तो वो हंस भी लेता है, तो वीडियोस में कई बार देखेंगे वो फ्राइडे नाइट की बात करते ही वो मुस्कुरा देगा या वो समझाने की। तो उसमें मुझे नहीं समझ में आता था ये क्या ऐसा फ्राइडे को क्या किस इनकम की बात कर रहे हैं। अब अमेरिका में कंसेप्ट क्या है कि अमेरिका में जो सैलरी है वो मिलती है एवरी फ्राइडे को। तो फ्राइडे को एम्प्लॉय के अकाउंट में जो उसका वीक का पैसा है वो आ जाता है। उसके बाद उस सैटरडे संडे को वो जनरली अमेरिकन जो है उसको एंजॉय करता है, पार्टी करता है या घूमता है फिरता है, व्हाटएवर दैट मनी ही यूजेस फॉर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इनकम, जैसे इंडिया में जो कंसेप्ट है वो मंथली इनकम का है, इट इज नॉट फ्राइडे इनकम। But in US, income is more associated with a Friday income, and that is why it says कि income statement का मतलब है it is a Friday night, but means income आ गई और आपने उसको enjoy करना है, and that is where Friday comes from। तो जो हमारी income statement है वो दो तरीके से बनती है। एक है multiple step, जिसमें हम steps बनाते हैं। जैसे आप ये देखेंगे, ये हमारे को एक ट्रायल बैलेंस दिया है, उसमें कुछ इन्होंने नंबर्स दिए हैं, ये जीएल कोड्स हैं, ये उनके डॉलर अमाउंट्स हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे आपने मल्टीपल स्टेप को आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया। सो फर्स्ट पार्ट इज जहां पर आप इसको डिफाइन कर रहे हो। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग जिसमें आपने ग्रॉस डिफाइन किया। सेकंड इज नॉन ऑपरेटिंग जहां पर आपने उसको नेट डिफाइन किया। तो जैसे ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपने ये सारा ग्रॉस लेके चले और ये नॉर्मल ऑपरेशंस हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसमें आपने सिर्फ लॉस को ही आइडेंटिफाई करवाया। उसके बेसिस पे इन दोनों का सम हो गया और हमारे यहाँ पर टैक्सेस आ गए। तो ये हमारा सम आ गया और उसके बेसिस पे हमने टैक्स पे किए और हमारा इनकम आ गया। सो ये एक मल्टीपल स्टेप अप्रोच है जिसमें हम इनकम को डिफाइन करते हैं। एंड हमने रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस भी निकाले और हमारे अदर गेन्स एंड लॉसेस भी आए। अब आपको ये लगेगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, ये क्या करना है इसको आगे चलो। नो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रीजन भी कई बारी एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा और उस टाइम पे आपको नहीं समझ में आएगा यार कौन सी चीज ऊपर लानी है, कौन सी चीज बाद में लानी है। अब
इनकम तो टैली करा दोगे, लेकिन अगर आपने वो स्टेप्स मिस किए आप मार्क्स लूज करोगे। सो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंड, टू पास दिस एग्जाम डू नॉट टेक एनी वर्ड और एनी पैरा ऑफ दिस बुक लाइटली। एक एक चीज को समझ के अच्छे तरीके से आपने आगे बढ़ना है, अदरवाइज यू विल फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये तो आता है, ये तो बच्चों का है। कई बार हम सोचते हैं ये क्या है, बच्चों का है, क्या है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। बट नो, स्टेप बाय स्टेप्स के ही मार्क्स हैं। सो रिमेंबर ईच स्टेप, यू नो, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव हाउ दे आर डूइंग इट। जैसे अब आप देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने ट्रायल बैलेंस दिया, ये सारा ऑपरेटिंग है, ठीक है, ये सारा ग्रॉस पे चल रहा है, लेकिन इंटरेस्ट इज नॉट माय ऑपरेटिंग बिजनेस। मेरा काम इंटरेस्ट कमाना नहीं है, या मेरे पास गेन ऑन सेल है, मेरा काम जो है वो असेट्स को बेचना नहीं है। तो ये मेरे नॉन ऑपरेटिंग हो गए, तो इसको मैंने अलग से आइडेंटिफाई करना है और उसको मैंने नेट में नीचे लेके चलना है। सो ये मेरा ऑपरेटिंग हो गया और ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग हो गया। तो अगर मैं आपकी जगह पे हूँगा, मैं इसी शीट को कम से कम 2-3 बार ही अपने हाथों से बना के प्रैक्टिस करूंगा, समझने के लिए कि क्या ये सिस्टम को मैं फॉलो कर पा रहा हूँ या मैं सिस्टम को नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। इसके अंदर देखेंगे आप, इसमें हमने क्या क्या चीज़ों की बात की है, इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं जो कि हम यूज करते हैं। इन्वेंट्री जो कि हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेज प्राइस, फ्रेट, इनवर्ड्स। कई बार क्वेश्चंस में हमें डाउट भी रहता है कि यार ये फ्रेट इनवर्ड है, ये सीओजीएस का पार्ट बनेगा या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और कई बार इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा फ्रेट इन एक्स अमाउंट, फ्रेट आउट वाई अमाउंट। अब आपने इसको कहाँ लेके जाना, आपको लग रहा है दोनों फ्रेट तो है, नो, फ्रेट इन है एंड दैट इज व्हेयर दे हैव सर्कल। कोई भी सर्कल किया हुआ होगा उसका एक मीनिंग होगा। Freight inward is a part of COGS, whereas freight outward is a part of selling expense. Advertising है, selling expense हो गया। जनरल एडवर्टाइजमेंट में आपका ऑफिसर सैलरीज, अकाउंटिंग, लीगल, इंश्योरेंस, एंड देन नॉन ऑपरेटिंग में आपके ये बाकी अदर गेन्स, लॉसेस, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर्स भी आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक, थैंक यू।